गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं दूसरा अध्याय जो कि है प्रबंध के स्तर और एवं प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, यानी कि लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के स्तर और उसके कार्य। अब क्या होता है, कोई भी व्यवसाय है उसको अपने उद्देश्य निर्धारित करने के लिए बहुत सारे कार्यों से होकर गुजरना पड़ता है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, अब व्यक्तियों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, तो संस्था का जो मालिक था और उसका जो मैनेजर था वह सब आपस में मिलकर किसी भी व्यवसाय का संचालन कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे प्रबंध का आकार भी बढ़ता गया और उनके स्तर भी क्या हुए, बढ़ते गए, जिनको अपन कहते हैं प्रबंध के स्तर। अब कहा जाए कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में ही आज अपन को अपनी वीडियो में समझना है। सबसे पहला होता है कि प्रबंध के स्तर को समझाइए, यानी कि प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो प्रबंध का पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा होता है मध्य स्तरीय और तीसरा होता है निम्न स्तरीय, या उसको अप्रबंधकीय या पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहा जाता है। अपन इसको समझते हैं अपने डायग्राम से। सबसे पहला होता है हमारा उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो जो हमारा उच्च स्तर होता है उसके अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वह बहुत कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि अगर आप भी देखें कि आपके घर का अगर मैनेजमेंट देखा जाता है तो वो आपके दादाजी के द्वारा देखा जाता होगा या पापा के द्वारा। तो यानी कि वो आते हैं हमारे उच्च प्रबंध में, जिसको अपन संचालक मंडल कहते हैं, और उसमें बहुत कम सदस्य ही होते हैं। अब संस्था का अगर अपन उच्च प्रबंध देखें तो उसमें उसके मैनेजर, ट्रस्टीज वगैरह ये सारे लोग आते हैं, तो वो हो गया हमारा उच्च प्रबंध। दूसरी चीज़ देखें, हमारा मध्य प्रबंध जो होता है, मध्य स्तर जिसको कहते हैं, उसमें उच्च स्तर की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा अधिकारी यानी कि ज़्यादा सदस्य माने जाते हैं, जिसमें हमारे आते हैं विभाग और विभाग के अध्यक्ष। अब यहाँ पर यानी कि संचालक मंडल के द्वारा जो सारा काम सौंपा जाता है वो हमारे मध्य स्तर पर सौंपा जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन, विपणन, ये सारे विभाग आ जाते हैं। तो वह विभाग आ जाते हैं और विभाग का एक मेन हेड होता है जिसको अपन विभाग अध्यक्ष कहते हैं, वो आ जाते हैं। अब तीसरा प्रबंध होता है हमारा निम्न स्तर। इसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आते हैं हमारे कर्मचारी, यानी कि फोरमैन, पर्यवेक्षक, यानी कि जैसे प्यून वगैरह हो जाते हैं, कर्मचारी आ जाते हैं। कर्मचारियों पर देख रेख रखने वाला कि कार्य को कर्मचारी सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्यवेक्षक आ जाते हैं। यानी कि उच्च स्तर में याद रखना कि सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है। मध्य स्तर के अंतर्गत उच्च स्तर से अपेक्षाकृत थोड़े ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी होते हैं, और जो हमारा निम्न स्तर रहता है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकारी होते हैं। यानी कि उच्च स्तर में हमारे संचालक मंडल आता है, मध्य स्तर के अंतर्गत हमारे विभाग और विभाग के अध्यक्ष आते हैं, और निम्न स्तर में हमारे कर्मचारी, पर्यवेक्षक, फोरमैन, ये सारी चीज़ें लोग आते हैं। अब अपन देखेंगे सबसे पहले हमारा जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध को अपन सबसे प्रथम श्रेणी का प्रबंध भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं संचालक मंडल, यानी कि एक्चुअल में जो किसी भी व्यवसाय का संचालन करने वाले व्यक्ति होते हैं वह हमारे उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अब उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य क्या होता है, सबसे पहले मतलब नीति, नियम, गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। अब उच्च स्तरीय प्रबंध क्या करेगा, किसी भी संस्था को संचालित करने से संबंधित जो भी पॉलिसीज होती हैं, नियम रहते हैं, उन सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं, और उनको निर्धारित करने के बाद हमारे मध्य स्तर तक पहुंचा देते हैं। यानी कि कोई भी समस्या होती है कर्मचारियों की तो वह पहले मध्य स्तर तक आती है और मध्य स्तर से हमारे उच्च प्रबंध तक आ जाती है। अब उच्च प्रबंध को उन समस्याओं को कैसे डील करना है वह उन पर ही डिपेंड करता है। तो यानी कि उच्च प्रबंध का कार्य रहता है किसी भी व्यवसाय को या संस्था को संचालित करने से संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, नीतियों का निर्माण किया जाता है, समस्याओं को सुलझाना, वो सारे काम उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आता है हमारा मध्य स्तरीय प्रबंध। इसको हम बीच की श्रेणी का प्रबंध कहते हैं, क्योंकि यह हमारे उच्च प्रबंध और निम्न प्रबंध के बीच स्थित रहता है। यानी कि निम्न स्तरीय कर्मचारियों की कोई भी समस्याएं जो हमारी रहती है वह मध्य स्तर पर पहुंचती हैं, और उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत जितने भी गाइडलाइन रहते हैं, नीति नियम रहते हैं, वह भी मध्य स्तरीय प्रबंध के बीच में रहते हैं। अब मध्य स्तरीय प्रबंध का काम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये उच्च स्तरीय प्रबंध की बातों को भी सुनना पड़ता है, और निम्न स्तरीय प्रबंध की कोई भी समस्याएं, सुझाव रहते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है, और साथ ही साथ समस्त विभागों के मध्य में सही तरीके से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, समस्त कर्मचारियों में कार्यों का अपन को बंटवारा भी करना पड़ता है, तो वो होता है हमारा मध्य स्तरीय प्रबंध। ठीक है, जो हमारा उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच में आता है। तीसरा होता है हमारा निम्न स्तरीय प्रबंध। इसको हम तृतीय श्रेणी का प्रबंध इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसका काम क्या रहता है, इसमें मुख्यतः आते हैं हमारे कर्मचारी आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, फोरमैन आते हैं।
इनका प्रमुख कार्य रहता है, जैसे इसमें पर्यवेक्षक अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी कि कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करने वाला कि कर्मचारी कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा निम्न स्तरीय प्रबंध। अब पर्यवेक्षक का काम रहता है कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करना। कोई कर्मचारी कार्य को सही नहीं कर रहा है तो मध्य स्तरीय प्रबंध को बताना कि वह संबंधित कर्मचारी कार्य को सही नहीं कर रहा है। आप अगर इसको कोई भी सजा देना चाहते हैं या फिर उसकी सैलरी डिडक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा काम इनका क्या रहता है, कर्मचारियों को कार्य करना सिखाना, जो भी पर्यवेक्षक रहते हैं उनका काम, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी तो पूरा एकदम परफेक्ट होता नहीं है, कार्य करना उसे आता नहीं है, तो उनको कार्य करना सिखाना, उनके कार्यों की देखरेख करना, वो होता है हमारा निम्न स्तरीय प्रबंध। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अगर 5 नंबर में आता है तो आप इसको एक डायग्राम बना के आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना, क्योंकि डायग्राम बनाओगे, डिस्क्राइब अच्छे से करोगे तो नंबर आपको फुल मिलेंगे। और इसके बाद में इसके पॉइंट आते हैं तो आप इसमें उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध को थोड़ा थोड़ा सा समझा के और उसमें हेडिंग दे रखी है, आप उसकी 2-2 हेडिंग लिखना, आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है प्रबंध के कार्यों को समझाइए। तो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा और ये हमारा समन्वय और नियंत्रण, इन सारे जितने भी कार्य हैं उन पर अपना फुल एक चैप्टर बना हुआ है जो आपने पढ़ रखा है। सो अभी अपन इनको ब्रीफली यानी कि थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य होता है हमारा नियोजन। अब नियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्या करना, प्लानिंग करना या उसकी रूपरेखा बनाना। तो कोई भी व्यवसाय है जब अपन संचालित करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की रूपरेखा बना लेते हैं व्यवसाय संचालित करने से संबंधित, कि हमें किन वस्तुओं का या किन चीज़ों का व्यापार करना है, किस स्थान पर अपन को व्यापार संचालित करना है, कितना अपन को प्रॉफिट गेन करना है, किन कर्मचारियों को अपन व्यवसाय में रखेंगे, क्या काम सौंपेंगे, यानी कि तमाम तरीके की रूपरेखा बना लेना। जैसे आप कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो ट्रिप पर जाने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, कहाँ से आपको जाना है, कौन किस गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किस चीज़ से जाएंगे, क्या क्या सामान ले जाएंगे। तो वैसे ही नियोजन होता है, यानी कि किसी भी व्यवसाय को संचालित करने से संबंधित उसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर लेना ही नियोजन कहलाता है। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग रहती है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है, तो व्यवसाय में क्या हो जाते हैं, हमें लाभ प्राप्त आसानी से हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारा संगठन। संगठन का मतलब होता है कि एक निश्चित और निर्धारित रूपरेखा बना लेने के बाद कर्मचारियों के मध्यों में कार्य का उचित तरीके से बंटवारा करना ही संगठन कहलाता है। जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था तो अपन ने ये भी देखा था प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। तो जो संगठन होता है वह पूरे व्यवसाय के शरीर इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि जितने भी सारे काम संचालित किए जाते हैं, यानी कर्मचारियों से भी अपन को काम कराना है तो अपन संगठन के अंदर ही कराएंगे। इसीलिए संगठन में क्या किया जाता है, कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाता है और वह कार्य कर्मचारियों से ही संचालित करवाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं संगठन। तीसरा होता है हमारा नियुक्तिकरण। अब नियुक्तिकरण के अंतर्गत भी पर्यवेक्षण आता है, अपन ने पढ़ा था, विकास की प्रक्रिया भी आती है, भर्ती भी आती है और चयन भी आता है। तो कुल मिलाकर अपन नियुक्तिकरण देखते हैं कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों का बंटवारा कर देना। अब यहाँ पर भर्ती भी अलग से अपन ने पढ़ा है और चयन भी पढ़ा है। यानी कि भर्ती के अंदर अपन क्या करते थे, समस्त कर्मचारियों से अपन ने आवेदन पत्र ले लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो कर्मचारी योग्य होगा उसका अपन चयन कर लेंगे। यानी कि भर्ती एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है और जो हमारा चयन होता है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि चयन में तो जो कर्मचारी योग्य होंगे उनको रख लेंगे, अदरवाइज जो योग्य नहीं है उनको अपन व्यवसाय से निकाल देते हैं। तो नियुक्तिकरण का सीधा सा मतलब होता है कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों के लिए नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। चौथा होता है हमारा निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है प्रबंध, अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों को कार्य करने के लिए गाइडलाइन देना, यानी कि उनको निर्देशित करना। जैसे कि कोई कर्मचारी किसी भी संस्था में, अब वो कोई भी संस्था हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी संस्था हो, जो कर्मचारी व्यवसाय करने के लिए नए नए आते हैं उनको कार्य करना नहीं आता है, तो अब आए हैं तो अपन उनको गाइडलाइन भी तो देनी पड़ेगी कि इस प्रकार का कार्य अपन को करना है। तो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश देना ही निर्देशन कहलाता है। अब इसके अंतर्गत जो 4 तत्व होते हैं, हमारा नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संप्रेषण और पर्यवेक्षण, इनके बारे में भी अपन पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। सो नेतृत्व का मतलब होता है किसी भी कर्मचारी को एज अ लीडर ट्रीट करना। जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर होता है जो सारे बच्चों पर ध्यान देता है कि शोर हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना कोर्स कंप्लीट है, कौन सा टीचर कैसे बिहेव कर रहा है, कितना पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, तो वो काम सारा मॉनिटर का होता है। वैसे ही एक संस्था में क्या बना दिया जाता है, जो भी संबंधित विभाग है, मान लो क्रय विभाग है तो उसका एक लीडर बना दिया।
अब उस लीडर का काम क्या होगा, क्रय विभाग से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उनके कार्यों की देखरेख करना और उनको कार्य करना सिखाना। तो उस चीज़ को अपन कहते हैं कि वो क्या है, नेतृत्व। दूसरी चीज़ होती है हमारी अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब होता है ऐसा कोई तत्व जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे। अब वैसे तो सारे कर्मचारी योग्य और कैपेबल होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आलस खा जाते हैं और काम नहीं करते हैं। अब इसलिए क्या किया जाता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। वो भी दो प्रकार से होता है, एक मौद्रिक रूप से होता है और दूसरा अमौद्रिक रूप से होता है। मौद्रिक रूप में अपन क्या करते हैं, कर्मचारियों को मुद्रा का लालच देते हैं कि आपने फलाना काम बहुत जल्दी करके दिया तो हम आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, आपको बोनस भी दिला सकते हैं, आपको बहुत सारे जो बोनस के अलावा भी बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे मकान दे देना, कार दे देना, ये सारी चीज़ें। तो उसके कारण क्या हो जाता है, कर्मचारी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये तो ही हमारी मौद्रिक अभिप्रेरणा। इसके अलावा होती है अमौद्रिक अभिप्रेरणा। अमौद्रिक अभिप्रेरणा में क्या किया जाता है, कर्मचारियों की थोड़ी तारीफ कर दी, तो अब तारीफ कर देते हैं तो वैसे ही इंसान फूल जाता है कि भैया मेरी तारीफ हो रही है, आगे से और अच्छा काम करूँगा तो और तारीफ होगी। तो किसी की भी सराहना कर देना, तारीफ कर देना या फिर किसी के प्रमोशन कर देना, तो इन सारी भी चीज़ों से क्या हो जाता है, कर्मचारी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है संप्रेषण और चौथी होती है पर्यवेक्षण। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना, यानी कि कोई भी सूचना और संदेश है वह दूसरे व्यक्तियों तक अपन कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको हम कहते हैं संप्रेषण। तो प्रबंध में अगर संप्रेषण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। जब तक हमारा उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध तीनों आपस में कोई कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, कुछ कंसल्ट नहीं करेंगे, तो सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। तो संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करना। और पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी देखरेख करना कि कार्य जो है वो प्रॉपर तरीके से हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहे हैं तो कैसे अच्छे करना है, उन सब चीज़ों का काम होता है हमारे पर्यवेक्षण के अंतर्गत। पांचवा होता है हमारा नियंत्रण और उसके बाद होता है हमारा समन्वय। अब नियंत्रण का सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कोई भी अनावश्यक क्रियाएं ना हो। जैसे क्या होता है, बहुत सी संस्था में कर्मचारी टाइम पर आते हैं बट टाइम पर काम नहीं करते हैं, आना बैठना गप्पे मारना और चले जाना। अब सैलरी तो बराबर उनको अपन दे ही रहे हैं, लेकिन अगर काम उस हिसाब से हो नहीं रहा है तो नियंत्रण का मतलब क्या होता है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कि व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले जो अनावश्यक व्यय हैं और अनावश्यक हरकतें अपन जिनको बोल सकते हैं वो ना हो। यानी कि कर्मचारी जिस उद्देश्य और जिस कार्य से व्यवसाय में लगा हुआ है वह उस कार्य को प्रॉपर तरीके से करे ताकि व्यवसाय का कार्य भी आगे बढ़े और हमें लाभ भी प्राप्त हो, तो उसको हम कहते हैं नियंत्रण। वो छठवां होता है समन्वय, यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों में इस प्रकार से कार्य का बंटवारा करना कि लड़ाई झगड़ा ना हो। यानी कि जैसे अपन क्लास में भी करते हैं ना कि बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो शांति से जिनको जिनके साथ बैठना है उनके साथ बैठ दें, जिनको जिनको जो काम करना है वो काम करते रहें। वैसे ही होते हैं हमारे संस्था में कर्मचारी, उनमें उनकी योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार कार्यों का बंटवारा करना ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ही ना हो, समस्त लोग आपस में भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक काम करें। तो इस प्रकार ये हुए हमारे प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, नेतृत्व, ये सारे निर्देशन के ही भाग होते हैं। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय। अब अपन देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन।